वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त हमारे जो नए गेस्ट हैं, इन दिनों सुर्खियां बटोरने वाले बाजपट्टी के आरजेडी से विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है सिटी टॉक्स में आपका सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद जो आपके माध्यम से आम जनता से हम भी जुड़े हुए हैं। बिना देर की वो सबसे पहला सवाल आपसे है सर कि आप अनशन आमरण पे बैठे थे और काफी चर्चा में रहे आप और बहुत फेमस हुए वीडियो, और जो थोड़ी सी आपकी तल्खियां देखने को मिली, तो आप जिस अनशन आमरण पे बैठे थे, क्या लगता है कि उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के आप बैठे थे, उन मुद्दों पे काम होना शुरू हो गया है, वो एक्टिव में है, या फिर बातें वहीं जो धरना पे हुई बात खत्म हो गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सरकार के अधिकारी ये अनशन की नौबत, धरना की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार और अधिकारी, पीएचडी के अधिकारी अगर अपने अपने काम पर लगे रहते, जिसका टेंडर हो गया है, टेंडर के मुताबिक काम करते, तो न मुझे धरना की जरूरत पड़ती, न अनशन की जरूरत पड़ती, न विधानसभा में क्वेश्चन करने की पड़ती, न प्रदर्शन करने का होता। मैंने सही कई बार पत्राचार किया सभी पीएचडी के अधिकारी को, जिला अधिकारी को, सभी लोगों को मैंने पत्राचार किया। पत्राचार करने के बाद विधानसभा में मैंने प्रदर्शन किया, क्वेश्चन किया। उस समय भी हम आपसे बात हुई थी अनशन पर, तो उस समय भी हम बोले जब काम आया करने के लिए, फिर छोड़ दिया गया। बारिश होने लगा, वाटर लेवल ऊपर आया, छोड़ दिया। निश्चित रूप से मैं अपने जनता के सवालों को हमेशा, बहुत सारे लोग देखे जब विधायक जी अभी चुनावी वर्ष है इसलिए अनशन पर बैठे हुए हैं, जो विरोधी लोग कहते हैं, लेकिन मैं अनशन पर चुनाव के लिए नहीं बैठता हूँ, प्रदर्शन चुनाव के लिए नहीं सवाल करता हूँ। ये सुखाड़ की स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस बार आई, और जिस समय आया उस समय से हम करीब 4-5 महीना से हमारा ये कार्य इस पर पीएचडी विभाग से विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से हो, प्रदर्शन के माध्यम से हो, सभी अधिकारी और पीएचडी के मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबसे मिलकर हमने इस समस्याओं को निदान करने के लिए दिया। बाध्य होकर मैंने अनशन पर बैठा। जब अनशन में बैठा तो यहाँ के जिला अधिकारी और पीएचडी के जो संबंधित अधिकारी लोग हैं आए। निश्चित रूप से उन्होंने वादा किया कि जो आप अनशन समाप्त कीजिए और यथाशीघ्र काम चालू होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं थोड़ा तबीयत भी सुस्त हो गई थी, मैंने पटना गया था, लेकिन वहां से आने के बाद परसों से मैं क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सभी पंचायत में अभी दुरुस्त नहीं हुआ है, लेकिन काम सभी पंचायतों का कमोबेश चालू करा दिया गया। और सरकार की भी जो इससे पहले 200 करोड़ रुपया के टेंडर जो स्थगित था, उसको भी 22 तारीख तक, 12 तारीख के डेट में निकाला गया है नया टेंडर फिर, और 200 करोड़ रुपया का सरकार और पीएचडी विभाग से सीतामढ़ी जिला को नल जल दुरुस्त करने के लिए 200 करोड़ रुपये का नया टेंडर भी 200 करोड़ रुपये का निकला है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा अनशन भी सरकार को नजर आईना दिखाया और खोला। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जैसा कि आपने कहा कि विपक्षी हमेशा आप पे कटाक्ष करते हैं कि बीते 5 सालों में आपने एक भी इस तरह का कोई अनशन नहीं किया, या इस तरह की कोई पॉलिटिकल जो हलचल होते हैं नहीं किया, क्योंकि पानी का जो दिक्कत था वो तो पहले से भी था। लेकिन चुनाव के वक्त आप कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं और इस चीज पे ज्यादा काम करते हैं। वहीं एक सवाल और है, मैं जब भी किसी नेता से या किसी भी इंसान का मैं इंटरव्यू करता हूं तो जनता से बात करता हूं, मैं जनता के थ्रू उनसे सवाल इकट्ठा करता हूं। तो अगर आपने ये अनशन आमरण किया, एक और चीज जो आपके विधानसभा में बहुत ज्वलनशील कहिए उसको, और बहुत दुखदायक मुद्दा हुआ था, जोहरा रुकैया का, एक कुछ लोगों ने बलात्कार सामूहिक किया और उसके बाद उसको मार करके फेंक दिया था। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप सच में अगर समाज सेवक है तो आपने उसके लिए अनशन क्यों नहीं किया, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके सारे जो हत्यारे थे उसको पकड़ने के लिए, मारने। सबसे पहले जो लोग कहते हैं वो सबूत दे। और आपने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में, न उनका घर मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, न उनकी हत्या हुई मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, जहां घटना घटी वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, और जहां कहीं उनकी घर है वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो दुष्प्रचार करते हैं जो मेरे बारे में कुछ लोग, उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में घटना भी नहीं हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका घर भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने वहां गया, और गया जाने के बाद जो पुलिस अधीक्षक हो
थाना प्रभारी से मैंने बात किया, अनशन या धरना किस बात के लिए? दोषी अपराधी को पकड़ने अपराधी के पकड़े नहीं नहीं पकड़ा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या कोई काम है जनहित में वो काम नहीं हो रहा है, उस पर ना अनशन होगा, धरना होगा क्या? तो जहां घटना घटी, हत्यारा चिन्हित भी हो गया, सभी हत्यारा पकड़ा भी गया, सब जेल में भी गया, तो उसमें आमरण अनशन जो कहते हैं नहीं, लोगों का कहना है कि ट्रायल पे वो रखे हुए हैं जो सजा होना चाहिए, जैसे कि मृत्यु की सजा हमारे वो कोर्ट करेगा, जो वो कोर्ट करता है वो तो बिल्कुल कोर्ट करेगा, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मांग कर सकते हैं आप। उसमें ये भी बात आई थी सामने कि जितने भी अपराधी थे सारे शायद आप ही के जाति के थे शायद, इसलिए भी अपराधी का लोग कोई जात नहीं होता है, न उसका जात होता है अपराधी का। अपराधी कोई भी हो, उसका जात नहीं होता, वो अपराधी अपराधी होता है। जो लोग सवाल करते हैं उनसे पूछिएगा, जो अपराधी का कोई जात नहीं है। हम कभी अपराधी के पक्ष में न उससे पैरवी करते हैं, न उसका, न उससे हमारा संबंध कोई रहता है। हम जहां तक न्याय की बात है, हमेशा हम न्याय के लिए, जनता के लिए हमेशा, मैं जिस समय प्रमुख था, कुछ नहीं भी था, एक आम कार्यकर्ता था, उस समय भी मैंने जनता के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा उछाला। आप कहें कि ये कहें, इससे पहले भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना किए थे ब्लॉक में। मैं विधायक रहते हुए पहला विधायक है जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना दिया था। मैंने बिजली विभाग के लिए धरना दिया था। मैंने जहां जो होता है, हम कागज से भी लिखते हैं, पत्राचार भी करते हैं, नहीं होता है तो हम अपने लोकतंत्र में जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार है, उस अधिकार के तहत शांतिपूर्ण ढंग से धरना हो, अनशन हम करते हैं, और निश्चित रूप से जनता के हित के लिए जब तक हम हैं तब तक करते रहेंगे। 5 सालों से आप विधायक हैं और पिछले 5 सालों में आप जनता को बताइए कि आखिर 5 सालों में एज ए विधायक आपने अपने विधानसभा, बाजपट्टी विधानसभा में क्या-क्या तरक्की किए हैं? देखिए, ये अपने से हम क्या बतलावे, वो जनता से आप पूछ सकते हैं। ऐसे जब हमसे सवाल किए तो हम आपको बतला देते हैं। जनता ने जिस विश्वास और स्नेह से मुझ पर विश्वास किया, निश्चित रूप से उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश किया हूँ और खरा उतरा भी हूँ। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 350 सड़कें का निर्माण करवाया। मैंने 20 से 25 जो हाई लेवल पुल है उसकी स्वीकृति करवा कर, कई पुल बन भी गया। मैंने हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया। मैंने कई पीएचसी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका सैंक्शन करवाया। तो जिस क्षेत्र में और छोटी छोटी समस्याएं जो है उसको भी मैंने विधानसभा में, पहला मैं अपने विधानसभा 243 विधायक हुआ होते हैं सदन में, मंत्री छोड़कर मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न सरकार से करने वाला विधायक हूँ। जो ज्वलंत मुद्दे हो, या रोड हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, सभी के मामले में मैंने निश्चित रूप से सवाल किया। जहां तक आप बोले हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 पावर सब स्टेशन की स्वीकृति करवाया, जो एक भदियन में काम शुरू हो गया है और एक बाजपट्टी में भी हुआ, बोखरा नानपुर ब्लॉक के भदियन में और बाजपट्टी के प्रखंड कार्यालय में के कंपाउंड में, वहां जमीन एनओसी हो गया है, वहां भी काम शुरू हो गया, बोखरा में भी काम हो गया। जहां तक अस्पताल की बात की, मैंने पचरा निमाही में अस्पताल का निर्माण कराया, वो बनकर तैयार है। मैंने रायपुर में अस्पताल का निर्माण कराया, मैंने हिमायतपुर बाजार पर अस्पताल का निर्माण कराया, मैंने बनौल में अस्पताल का निर्माण कराया। मैंने कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पथराई में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, मैंने बाचोपट्टी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति कराया, मैंने महसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, मैंने बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति कराया, मैंने ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति कराया, मैंने मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, मैंने बल्हा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया। कई जो मैंने पिपरारी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, जो जहां मैंने बुधनगरा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया, बाजितपुर में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति करवाया। तो काम के मामला में जिस विभाग से हो, वहां से निश्चित रूप से हम प्रयास कर अपने क्षेत्र में उतारने का काम करता हूं। जहां सड़क की बात है, मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं। जिस समय उन्होंने RWD के मिनिस्टर थे, सड़क के मंत्री थे, उस समय मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई सड़क, जो अहम सड़क था, जो सड़क आवागमन निश्चित रूप से बाधित हुआ रहता था, जो मेरे भदियन से बिरौली जाती थी, उसमें आवागमन पूरा ठप था, उस सड़क का निर्माण करवाया। मैंने बाजितपुर भावर में, बाजितपुर से लेकर खरका तक 0 माइल तक जो सड़क थी वो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, मतलब आवागमन 10 साल से बंद था, उसको मैंने स्वीकृति करवा कर काम करवाया। मैंने हाई लेवल ब्रिज जो बालासात बाजार से मीनापुर जाते हुए हाई लेवल ब्रिज का बनवाने का काम किया। पुल मैंने महमदा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया। मैंने मुरलियाडीह में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया। जो सरमनी टू रसलपुर गाढ़ा पथ में जो बहुत बड़ी समस्या थी, वर्षों से पुल क्षतिग्रस्त था, 10-20 किलोमीटर लोग घूम के जाते थे, उस
पुल को भी मैंने स्वीकृत करवाया, जो पथ निर्माण मंत्री जी समय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय हुआ। मैंने बाचोपट्टी से निमाही जो सड़क जाती है वो बहुत जीर्ण शीर्ण है, उसका अभी काम स्वीकृत होगा, काम हो रहा है। नरहरपुर से बंगराहा जाती है, उसमें बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया। मैंने मशौथा में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति करवाया, मुरौल में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति करवाया, मैंने बेला चौक पर हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति करवाया, बिरार से जो कुली आती है उसमें हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति करवाया, धादी से जो धादी से जो सियारी जाती है उसमें हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति करवाया, वो बन के भी तैयार हो चुका है। 2 पुल जो स्वीकृति करने के बाद, स्वीकृति दिलाने के बाद नहीं बना, उस संवेदक के खिलाफ मैंने हमेशा, बहुत सारे लोग कहें कि आपने क्या किया, नहीं काम करता है, हमेशा हम पत्राचार, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। मैंने जो सड़क के उद्घाटन में जाता हूँ, वो सड़क अगर उसमें गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता तो निश्चित रूप से मैं उस संवेदक के खिलाफ में सबसे ज्यादा 243 विधायक मंत्री होंगे, उसमें सबसे ज्यादा हम क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पत्राचार भी उस विभाग के अधिकारी से किया, जो जहां संवेदक के द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कराया जाता है, उसके खिलाफ में हम लिखते हैं। लेकिन इस सरकार में मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अब अचेत अवस्था में है और अधिकारी पर उनका लगाम नहीं रहा है। कोई भी अधिकारी बगैर रिश्वत के किसी विभाग में काम नहीं करता है। कभी कभी हम लोग को भी जाता है, विधायक बन गए, जनता ने भरोसा जताया, लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को नहीं, हम अगर अधिकारी को भ्रष्टाचार, सरकार नहीं है, हम लिखते हैं जिस अंचल अधिकारी हो, एसडीओ हो, जो अधिकारी जो जनता का शोषण करता है उसके खिलाफ में लिखते हैं, कोई सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए अधिकारी का मन नीतीश जी के सरकार में निश्चित रूप से बढ़ा है। चाहे अंचल में बेगर रिश्वत की एक भी काम नहीं होता। मैं क्या कहूँ, उनके मंत्री, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार ही नहीं, वो कहते हैं देश ही नहीं, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो मंत्री भी है और वो कहते हैं हमारे विभाग में बेगर घूस के काम नहीं होता है। ये अब मंत्री कहे, सरकार कहे जो मेरे विभाग में अब काम बेगर घूस के नहीं होता, तो ये तो दुर्भाग्य है। उनको रिजाइन देना चाहिए। मंत्री होकर कहते हैं मेरे विभाग में बेगर रिश्वत के काम नहीं होता, राजस्व विभाग में। उनके एक मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कहते हैं जहाँ के हम प्रभारी मंत्री है, वहां का अधिकारी हमको हमारा फोन नहीं उठाता। एक उनके मंत्री मदन सहनी जी है, वो कहते हैं कि हमारा कोई सुनबे नहीं करता, तो चल जाते हैं रूस के घरे। जो पहले जमाना में रुसनाहर कन्या को लोग मना कर लाया जाता था 6 महीना, साल भर के बाद, उनको 1 महीना के बाद फिर काम पर लौटाया गया, मना के लाया गया। तो अधिकारी निश्चित रूप से बेलगाम हो चुके हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। आपका पहचान पत्र आ गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट है, थाना में जाइए, बेगर रिश्वत के एक भी एंट्री उनका सना भी नहीं करता है। अंचल में चल जाइए, अपना दाखिल खारिज हो, आपका आवासीय हो, आय हो, बेगर रिश्वत के काम नहीं तो करता। आपने इस पे क्या शिकंजा कसा? नहीं, ऐसे एज अ विधायक आप अपने चल दूसरे जगह, हाँ, पूरे इंडिया या पूरे बिहार का तो आप नहीं नहीं, कुछ कर सकते हम हैं, लेकिन आप अपने ब्लॉक में क्या निश्चित रूप करा? से हमने पत्राचार किया। एक अंचल अधिकारी के भी खिलाफ में मैंने लिखा, जो उस समय तत्कालीन अंचलाधिकारी पुष्पा कुमारी थी, उसके खिलाफ में लोगों ने मुझे बहुत एकत्रित कुछ दिया, डॉक्यूमेंट्स भी दिया, मैंने लिखा। बाद में उस समय आलोक मेहता जी मंत्री थे, लेकिन हम वहाँ विभाग में लिखे और उस पर कार्रवाई भी करवाने का काम हम किए। निश्चित रूप से जो अधिकारी, मैंने अनुमंडल अधिकारी के खिलाफ में, आप हमसे सवाल के सब हमारे पास लिखित रूप से है, मैंने निगरानी में लिखा, अनुमंडल पर अधिकारी, तत्कालिक अनुमंडल पर अधिकारी थे, उनके खिलाफ में लिखे। मैंने लिखने में और सरकार से उसका समाधान रोकने का काम सरकार करती है। अगर सरकार कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम नहीं कहते हैं जब आप हम दिए आप फिर आप उस पर एफआईआर कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, लेकिन हम जांच कराइए। जो अधिकारी जनता का नहीं सुनती है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार ही नहीं कर पाती है। अच्छा, आपने जितने भी काम गिना है वो तो जनता खुद जानेगी, और इस बार विधानसभा का चुनाव हो, फिर आपको जो भी आपने किए होंगे उसी के बिहाफ पे जनता आपके साथ उस तरह से व्यवहार कर लेगी। मैंने अभी मॉडल ब्लॉक की स्वीकृति करवाया अपने नानपुर ब्लॉक में। मैंने थाना, मेरे बोखड़ा ब्लॉक में मॉडल थाना बना। मैंने 2 स्टेडियम, जो स्टेडियम जो है उस समय जितेंद्र प्रसाद जी जो गठबंधन में थे, मंत्री थे, उस समय 2 स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति मैंने करवाया, बाजपट्टी और बोखड़ा। लेकिन जमीन नहीं उपलब्ध होने के कारण दोनों जगह काम नहीं शुरू हुआ। तो मैंने अनेकों पर, मैंने डिग्री कॉलेज के लिए भी किया और सरकार ने भी इस सत्र में वादा किया है जब डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज के लिए भी मैंने हमेशा विधानसभा में प्रमुखता से आवाज उठाया, उसके लिए भी मैंने करवाने का। एक अल्पसंख्यक छात्रावास जो उसके लिए भी मैंने स्वीकृति करवाया, जो बहरा, नानपुर ब्लॉक के बहरा में मैंने स्वीकृति करवाया है अपने यहाँ। तो जो
अल्पसंख्यक विज्ञान छात्रावास, तो उसकी स्वीकृति हो गया, वहां बनेगा। तो निश्चित रूप से जनता ने जिस भरोसा और विश्वास से मुझ पर जताया, निश्चित रूप से आप जनता से पूछ सकते हैं। मैंने सड़क अपने क्षेत्र में, चाहे वो अधिकारी हो, विभागीय अधिकारी हो, मंत्री हो, और खास करके इसके लिए सबसे ज्यादा मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके डीजी में सबसे ज्यादा रोड की स्वीकृति हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो। इस बार विधानसभा चुनाव अब तो मुझे लगता है कि लगभग अब आचार संहिता कुछ दिनों में ही लागू हो जाएगा। तो इस बार आप अपने विधानसभा के लोगों के लिए जो इस बार की जो नई रणनीति होगी, मैनिफेस्टो, आप क्या होगा आपका आधार, और क्या जनता के लिए आप लाए हैं कि इस बार जो है ना आपको लोग विधायक बनाए और आप एज अ विधायक विधानसभा में जाकर के अपनी आवाज बुलंद करें, और अपने विधानसभा को क्या क्या दिलाने वाले हैं इस बार अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, मेरा प्राथमिकता रहेगा, पहली बार भी मैं कहा था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। सरकार नहीं थी, हम विपक्ष के विधायक थे, कई बार मैंने आवाज उठाया, लेकिन डिग्री कॉलेज के बाद में सरकार कहा निश्चित रूप से एक डिग्री कॉलेज खुलाने के लिए मैं चाहूंगा कि डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुले। और दूसरा, जो मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मैनिफेस्टो में है, जो मेरी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारे नेता का फोकस है, जो काम करेंगे। क्योंकि एक बार 700 डॉक्टर की बर्खास्तगी किसी सरकार और किसी मंत्री ने नहीं किया, जो ना ही काम करते थे, ड्यूटी पर रहते थे और वेतन लेते थे। जो सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में हमारा भी सोच, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच है, जो सरकारी विद्यालय में उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति समाज में कमजोर रहता है, और सरकारी अस्पताल में भी ऐसे लोग जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो हमारे नेता चाहते हैं कि ये सबका विकास हो, और उस पर काम करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय स्वास्थ्य मंत्री बने गठबंधन में, तो उन्होंने निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाए। जो डायलिसिस की व्यवस्था एनएमसीएच, एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में हुआ करता था, जो संक्रमण अति संक्रमणशील बीमारी में डायलिसिस होता था, तो इसको यहाँ पटना जाने के लिए लोग 5 शहर में किराया करेगा। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो पूरे बिहार के सभी जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था करवाने का काम किया। तो उन्होंने निश्चित रूप से इस पर काम किया। हमारे नेता ने कहा कि जे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिला तो निश्चित रूप से, जिन मुख्यमंत्री ने कहा था नौकरी तो अपने बाप के घर से नौकरी मिलेगा तो पैसा लाएगा, तो उससे करवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। इस नौकरी और विश्वास से जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने शिक्षक को राजकर्मी के दर्जा दिलवाने की बात करें, उस पर काम किए। उन्होंने विभिन्न जो टोला सेवक है, विकास मित्र है, मानदेय पर जो कर्मी है, उनके टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने की बात कहें। निश्चित रूप से जब मौका मिला तो उन्होंने सभी जो संविदा पर कर्मी है उनके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भी उन्होंने ढांचा और तैयार किया फिर बहाली के लिए, लेकिन सरकार उस समय चली गई। लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 17 महीने, ये मैं नहीं कहता हूं, आम लोग भी कहते हैं, बिहार ही नहीं कहता है, पूरे देश और दुनिया के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को निश्चित रूप से लोहा मानने के लिए लोहा मान लिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवान है, जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। और 17 महीना में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने काम किए हैं वो 18 साल बनाम 17 महीने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकाल की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, हम सब लोग के विकास के लिए सोचेंगे। निश्चित रूप से सभी वर्ग, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, सामान्य वर्ग के लोग हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, सभी वर्गों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति झुकाव बढ़ा है। चाहे वो कोई समुदाय के लोग हो, खास करके नौजवान को उम्मीद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो हम लोग का रोजगार और नौकरी निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे नेता इस बार भी कहे कि हमारी सरकार बनेगी तब प्रत्येक माए बहन के खाता में 2500 रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे। तो न अब उनके पास विजन भी नहीं है, न रोड मैप है। नीतीश कुमार के पास न कोई विजन है, न रोड मैप है। अगर रोड मैप रहता तो हमारे नेता ने कहा कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने मजबूरन में हमारे नेता के कॉपी किया, 125 यूनिट बिजली फ्री दी। लेकिन आज उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, न उनका कोई सोच है। तो बिजली फ्री कर दिया 100-125, लेकिन बिजली का जो खपत है, बिजली आप देखिएगा, आम लोग हम लोग से कंप्लेन करता है कि बिजली नहीं रह रही, तो वो तो हमारे नेता के दबाव में आके अपना कर दिया। लेकिन उनका विजन नहीं है, उनका रोड मैप नहीं है। कोई आपके दिमाग में रहेगा जब बिजली के हम फ्री करेंगे तो फिर यहाँ पर आय कैसे होगा, इसकी बढ़ोतरी कैसे होगी, कंज्यूम कैसे करेगा, इसके लिए इस पर उसका सोचे नहीं है।
वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन को लागू करने के लिए मजबूर कर दी। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिजली फ्री की बात कहें तो मुख्यमंत्री जी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी बिजली मंत्री सदन में कहते कि बिजली फ्री नहीं मिलेगा बिहार में, लेकिन हमारे नेता को विजन को लागू करना पड़ा। वृद्धावस्था पेंशन कहा कि पैसा नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन को 1100 रुपये करना पड़ा। मतलब टोटल हमारे नेता विपक्ष में रहने के बावजूद भी, और निश्चित रूप से सरकार को आईना दिखाने के लिए, सरकार से काम कराने के लिए विपक्ष अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ता है। जो जिस तरह से अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में नहीं रहकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आइडियोलॉजी को, उनके रोड मैप को सरकार नीतीश कुमार को लागू करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मजबूर कर देते हैं और करवाने का काम जनता के हित में करते हैं। जैसा कि सुना आपने कि इन्होंने पिछले 5 सालों में क्या दिया है अपने विधानसभा को और क्या देने वाले हैं, और नेता प्रतिपक्ष के जो इनके नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, इन्होंने उनका विजन भी सामने रखा। तो ये तो जनता डिसाइड करेगी कि आने वाले चुनाव में किस तरह का काम करेगी और किनको अपना पूरा विधानसभा थमाएगी ताकि विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज बने। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम, साथ थे हमारे मुकेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद।